जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज 15 जून 2023 है, लेकिन 3 साल पहले आज ही के दिन 15 जून 2020 में गलवान के अंदर एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। बदले में चीन के हमने 45 से ज़्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। और आज इसी पर बातचीत हम करेंगे कि वो कौन से हालात थे और किन हालातों की वजह से एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई और कई सालों बाद एलएसी पर खून बहा। उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि 3 साल बाद भारत और चीन अब कहां खड़े हैं और क्या आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच एक बार फिर टकराव हो सकता है और क्या यह टकराव बढ़कर जंग का रूप भी ले सकता है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चीजों को समझूंगा। लेकिन पहले आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि कहां कहां से डिसएंगेजमेंट हो चुका है और कहां पर बाकी है। तो दोस्तों, बात गलवान की हो, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग साउथ, पेंगोंग नॉर्थ या फिंगर एरिया की, ये वो तमाम जगह हैं जहां से भारत और चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट हो चुका है। दोनों सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। लेकिन कहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं, तो उसमें डेपसांग है और डेमचौक है, जिसको लेकर बातचीत जारी है और तनाव दोनों देशों के बीच बना हुआ है। सर जय हिंद, मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बात से समय देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद राजेश। एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने मुझे बताया कि डिस्कशन करेंगे, तो आगे कदम बढ़ाते हैं जैसे देश कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल सर, कदम से कदम बढ़ाए जाते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं सर उस मुद्दे की। मुद्दा बहुत अहम है सर। दरअसल 15 जून 2020 गलवान और 15 जून 2023 मैं बेसिक चीज ये समझना चाहूंगा कि इन 3 सालों में क्या कुछ बदला है, एलएसी पर क्या हालात हैं और क्या कुछ आगे हो सकता है। लेकिन शुरुआत मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम पीछे चलें और शुरुआत इससे करें कि क्या वो कारण थे और क्या वो हालात थे कि चीन ने 15 जून 2020 में सीमा पर खून बहाने का फैसला किया। देखें, चीन एक विस्तारवादी देश है, हेजीमोनिक, और वो उसका एम है कि साउथ एशिया का रीजनल पावर बने, एशिया का रीजनल पावर बने और अल्टीमेटली सुपर पावर गिना जाए और अमेरिका से आगे भी जाए। और उसका जो ये मुद्दा है, उसने 2047-50 के समय के अंदर रखा हुआ है। तो ज़रूरी है कि एशिया का रीजनल पावर उससे जल्द वो प्राप्त करे स्टेटस। तो ये उसके जो विस्तारवादी है, मेन मुद्दा ये है। अभी 2-3 चीज़ें चीन का हम देखते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसने क्यों किया ऐसे। वो बोलता है कि जो 1993, 95, 96, 2005 की जो पॉलिटिकल सेटलमेंट और बॉर्डर अग्रीमेंट्स हुई थी, उसमें भारत ने उनको वो लकीर पार की है। और क्यों की है, उस बोलते हैं कि आप अमेरिका के साथ क्यों ज़्यादा मिल रहे हो, वो नहीं चाहते। तो ये विस्तारवादी की बात है। और जब मैं विस्तारवादी बोल रहा हूँ तो 2 खंभों का उसकी विस्तारवादी है। एक है मिलिट्री एडवेंचरिज्म, सैन्य एडवेंचरिज्म, और दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों उसने किया है। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मैं उसको क्वालिफाई करूँगा, जो उसके स्कीम है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। उन्होंने कई मुल्कों को, एशिया के 70 से ज़्यादा मुल्क हैं उसके अंदर, और यूरोप तक है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी है। तो बहुत उसकी बाजू आम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है और दुनिया को इसमें उन्होंने डेट में, कर्जे में डाल दिया है। तो ये चीन की मतलब विस्तारवादी शी जिनपिंग बहुत एग्रेसिव है इसमें।
अभी दूसरा पॉइंट है कि चीन जो हमारे भारत की तरफ बोलते हैं कि भारत ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इतनी अधिकतम की है पिछले 10-12 साल में, और उसके साथ अपनी मिलिट्री बिल्डअप भी काफी ज्यादा हद में है जो चीन बोलता है। तो वो एक तरह का हमारे ऊपर हुकूमत चलाना चाहता है कि जो वो चाहते हैं वैसे हो, ना कि जैसे हम चाहते हैं। तो ये उसका था कि उन्होंने फिर ये मौका कोविड-19 के दौरान, कोविड वुहान वायरस के दौरान ये मौका उन्होंने अपनाया और आए। और कैसे आए? मैं एक कड़वा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कड़वा ही जवाब देंगे। क्या भारत को, भारतीय सेना को चीन ने सरप्राइज किया गलवान में? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां या जो गुप्तचर एजेंसियां हैं जिनका एक काम था, वो अपनी भूमिका अदा करने में विफल रही? राजेश, मैं भी सुपन सफाई में ये जवाब दूंगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी हम सबकी जिम्मेवारी है, हर एक नागरिक की। तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो इंटेलिजेंस हर एक लेवल पे उसका फेलियर गिना जाता है और गिनना चाहिए भी। हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है नेशनल लेवल पे और आर्म फोर्सेस की, हमारी मिलिट्री की। तो ये कैसे हुआ? और इसको मैं फर्दर क्वालिफाई करता हूं कि देखिए, जब भी चीन ने क्या मौका का फायदा उठाया कि हम अपनी एक बड़ी स्कीम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम अपने नए इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। कुछ 2-3 सालों से उन्होंने नहीं किया था, और उसको डिसेप्शन में रखते हुए वो आगे बढ़ते आए। और कोविड-19 में उन्होंने देखा कि भारत ज्यादा ही अब्जॉर्ब था, हमारी मिलिट्री भी वहां पे ज्यादा अब्जॉर्ब थी कि कोविड-19 की हिफाजत में हर एक चीज की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रखी जाए, खास करके मैन पावर की। तो देखिए, जब भी ऐसे एक्सरसाइज होती है दो देश के बीच में, मैं पाकिस्तान का एक मिसाल देता हूँ। जब भी एक्सरसाइज होती है तो हम मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर एक दूसरे को बताते हैं और दोनों साइड अलर्ट पे रहते हैं। एक जमाने में जीरो ऑप्शन भी माना जाता था। तो जब चीन आ रहा था तो हमें पूरी इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी कि उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है, हरकत उसकी और हमारी तरफ बढ़ रही है। तो ये हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स एट ऑल लेवल्स, सिविल, मिलिट्री पैकिंग थी। उसके अंदर हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, हमारी सैटेलाइट्स वगैरह से क्या कमी रहेगी? तो नेचुरली मैं तो आपको एक बड़े अच्छे नागरिक बन के मैं ये आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। चलिए, वो सब कुछ हो गया, लेकिन 2023 में आप एलएसी को कहां पर देखते हैं सर? क्योंकि डेमचौक डेपसांग पर अभी विवाद है, पेंगोंग झील साउथ, नॉर्थ, फिंगर एरिया, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, यहां से डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि जो बफर जोन है वो भारत की जमीन पर है और चीन अभी भी भारत की जमीन पर है। तो ये कितनी बड़ी चिंता है और कितनी उम्मीद करें कि ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि चीन की जो रणनीति है उसने क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखा है इस इलाके का, अक्साई क्षेत्र, डेप्संग डेमचौक। वो है उसका नेशनल हाईवे 219 जो है वहां से गुजरता है और वो जाके मिलता है काराकोरम में भी, और उसका जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसके साथ उसके कमर्शियल इंटरेस्ट, व्यापारिक जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे जाके मिलते हैं। तो डेप्सैंग से चीन को खतरा है कि हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस, भारत की पोजीशन स्ट्रांग है, उनको वहां पे हम खतरा डालते हैं, थ्रेटन कर सकते हैं। मैं ये भी बोलूंगा हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस रोल डाउन कर सकती है चीन के ऊपर, इतनी इंपॉर्टेंस है।
इसलिए उसने आके वहाँ पे एरिया का कब्जा किया है, डेप्सेंग में वाई जंक्शन एरिया। और वो अभी दूसरा डेमचौक का भी ऐसी पोजीशन है कि चुशुल जी से डेमचौक बीच में पड़ता है फुकचे या डुंगटी, ये दो 135 किलोमीटर की रोड है। और ओके 7.5 मीटर की विड्थ चौड़ाई रखी है हमारे बॉर्डर रोड्स ने वहां पे। तो उसको बोलता है आप क्यों उसके ऊपर मेटल रोड कर रहे हैं, तो वो हमारे जी लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं याद दिलाऊंगा कि जब ये चुशुल बोल की हाइट थी ईस्ट ऑफ कैलाश रेंजेस, हमने एक बहुत जी ही जी माहिर मूव में बहुत ही फंटेस्टिक मिलिट्री ऑपरेशन करके वो हाइट्स को ऑक्यूपाई किया था, जहाँ के उसका मोल्डो जो एरिया है उसका सेंटर, उसके ऊपर हमारी पूरी डोमिनेशन हो गई थी। वो बात ओके दूसरी है कि क्यों हमने वहां से विड्रॉ किया, क्या कंपल्शन थी। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का लॉस हुआ। तो अभी चीन है बिल्कुल इन एरियाज में जो आया है वो यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको ये एरिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जैसे आपको मैंने बताया है बहुत अधिक जी है। और नॉट ओनली दिस, उसका एम है कि जो मोल्डो से उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि वहां पे लद्दाख में शोक रिवर है और इंडस रिवर है, उनको जी ले से इनसर्कल करते हुए वो जाके मिलती है लगभग, मैं बोलूंगा वहां पे ये गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में वो जगह का नाम है भूल रहा इस समय, वहां पे जाके मिलती जी है। और वो उसका लॉन्ग टर्म एम है कि साइचन ग्लेशियर को भी एक तरह से कट ऑफ करे हमारे से। नो दिस इज ओके लॉन्ग टर्म उसका एम। और ठीक है इससे चीन नहीं जाएगा। अभी वो बोलते हैं 1959 की क्लेम लाइन पे आ गए हैं और वहां से नहीं हिलेंगे। 1959 क्लेम लाइन चौवन लाई और नेहरू के टाइम में चीन ने प्रोजेक्ट की थी, और जी 1962 की लड़ाई में भी वहां तक आए थे, पर फिर 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे चीन उस समय। तो ये ठीक है। पोजीशन। लेकिन क्या ये जो कुछ हो रहा है सर, जो एलएसी पर हुआ, थोड़ा सा हम अगर अलग तरीके से चीजों को देखें तो ऐसा लगता है केवल कि जब जब भारत और अमेरिका का कोई समझौता पैक्ट साइन हुआ है, कोई टीटी साइन हुई है, तब तब चीन ने, चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या फिर त्वांग हो, कुछ ना कुछ एलएसी पर कोशिश की है। तो क्या अमेरिका के एंगल से चीजों को देख सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप राजेश। मैंने ये पॉइंट बताया भी था कि चीन समझता है कि हम अमेरिका के साथ ज्यादा मिले हुए हैं, एक ओके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हो रही है, और इसलिए वो टीच अ लेसन कि भारत को सबक सिखाना चाहते थे और सिखाते रहेंगे। ये उसका जी शी जिनपिंग का या चीन का ये हमेशा एम रहा है। माओ जेडुंग ने जी भी बोला था 1962 की लड़ाई में कि टीच इंडिया लेसन। तो ये पोजीशन है। तो नेचुरली जब हमारा अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सॉरी 2+2 हमारी है पार्टनरशिप, और अभी मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट जी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज अभी जो हमारे को मिलने के समय उम्मीद है या अग्रीमेंट फॉरवर्ड जा रही है, उम्मीद नहीं है, ऑलरेडी क्रिस्टलाइज हो गया है और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अगले हफ्ते, और मैं समझता हूँ ये सारी अग्रीमेंट हो जाएंगी, जिसमें हमारे को इंजन F414 इंजन जो होंगे हमारे तेजास में लगेंगे। एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हमारे लिए पैदा हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस समय देने को तैयार है अमेरिका। क्यों? तो देखते हैं कि भारत है जो देश चीन के ऊपर निगरानी और उसके ऊपर कंट्रोल रख सकता है, उसको कंट्रोल में रख सकता है भारत, एशिया में, इंडो पैसिफिक में। और जब मैं जी इंडो मैं पैसिफिक अगर थोड़ा सा चीजों को और समझना चाहूं सर, एसबीपी सिंह सर आपसे, तो क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज को चीन ये सोचता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती? और चीन को क्या ये नहीं पता कि
1962 से लेकर 2022-23 तक नदियों का कई हजारों लीटर पानी बह चुका है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है राजेश कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत आगे बढ़ी है, बट साथ ही साथ चीन की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जी, अगर हम देखेंगे गैप गैप एग्जिस्टिंग है, चीन आगे है, तो ये हमने मद्देनजर में रखना है। और उसने जो लड़ाई की हालात है उसके डोमेन्स में आगे, बाकी जो डोमेन्स है थल सेना, वायु सेना और जी, नौसेना, इसमें हमने जो तरक्की की है ठीक है, बट चीन ने स्पेस, आउटर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स जो हैं उसमें बहुत ज्यादा उसकी टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है। देखो स्पेस, आउटर स्पेस तो मैं अमेरिका थोड़ा को भी सा चैलेंज आगे करता जा है। रहा हूँ। जी, मैं फिर और आगे जा रहा हूं, मैं चीजों को और समझना चाहता हूं आपसे। जहां तक मुझे पता है 1979 के बाद, वियतनाम जंग के बाद चीन ने कोई जंग नहीं लड़ी, और इंडियन आर्मी जो है लगातार चाहे सीआई ऑप्स में है, पाकिस्तान के साथ है, या नॉर्थ ईस्ट में आतंकियों के साथ बारूद का सामना और बारूद की सुगंध को सूंघती रही है। और एक चीज बड़ी अहम कही जाती है भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में, कि मैन बिहाइंड दी मशीन। क्या ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है? क्योंकि चीन अगर अभ्यास भी कर रहा है तो किसके साथ कर रहा है? या तो खुद कर रहा है, या नॉर्थ कोरिया के साथ, या पाकिस्तान के साथ। राजेश, मैं पूरा सहमत हूं। मैन बिहाइंड द मशीन एंड हाई मोराल, मनोबल भारतीय फौज का सबसे नंबर वन मैं कहता हूं विश्व में, संसार में। ऐसी मिलिट्री, ऐसी फौज, ऐसी सैन्य किसी और देश में नहीं है जो इतनी वेल मोटिवेटेड है। उसकी लीडरशिप बहुत बेहतरीन लीडरशिप हम करते हैं, और इसलिए हमारा मनोबल, मोराल, विल टू फाइट, हमारा नेशनल तिरंगा, उसके लिए हम खून बहाना है तो अपने गोली छाती पे गोली लेनी है। और ये कई मिसाल हैं 1947 से, कारगिल लड़ाई से आगे भी बढ़ जाए। आप जी, देख ले डोकलम में क्या हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए, पर चीन को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके अफसर बिल्कुल। तक पकड़ के गले से उसको एवैक्यूएट करना पड़ा था चीन को बाद में। तो ये हमारी फौज है, मैन बिहाइंड द मशीन, पक्की बात है। और कई लड़ाइयों ने ये बताया है। 1965 की लड़ाई देख लें, उनके पाकिस्तान के पास F-104 सैबर जेट थे और हमारे पास नेट थे, इंफीरियर थे, ओके। बट पायलट सुपीरियर थे, ट्रेनिंग सुपीरियर थी, है नेशनल विल उनकी टू फाइट फॉर द नेशन सुपीरियर थी। तो इसमें चीन मात हो जाएगा। पीएलए में उनको कपड़े नहीं ठीक मिलते, उनको बूट नहीं ठीक मिलते। जब पेट्रोलिंग के दौरान में जो ग्राउंड लेवल भी खबर है कि जी, चीन के जो फौजी हैं वो हमारे फौज से बूट तक मांगते होते हैं। तो देखिए, तो ये ये एक पोजीशन है। बड़ा बेसिक अंतर है, और बड़ा अंतर है सर। लेकिन अब आगे क्या है सर? कि जो हम डोकलाम में देख चुके हैं, हमने गलवान में भी झड़प देखी, हमने यांगत्से में भी झड़प देखी दोनों सेनाओं की। लेकिन अब बड़ा सवाल भारतवासियों के मन में, मेरे जैसे लोगों के मन में है कि क्या ये एलएसी पर इस प्रकार की छिटपुट घटनाएं चलती रहेंगी, या फिर ये छिटपुट छिटपुट होती होती एक एलएसी की तरह लिमिटेड एरिया वॉर या फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाएंगे? क्या देख रहे हैं सर आप? आगे आप। देखिए, जब मैं चीन का नेशनल एम देखूं तो उसका एम क्या है और उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि कॉमर्स, व्यापार और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जी, सैन्य युद्ध इकट्ठे जाए, ये जी, उसका एम है। और उससे वो पीछे नहीं हट रहा और हटेगा भी नहीं। इससे मैं फिर से मिसाल देता हूं कि ताइवान के इश्यू में देख लें, अभी उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, 2 बार ही जी, दिखाई हैं।
1996 तक नहीं दिखा सकते थे कि उसकी मिलिट्री ताकत नहीं थी। पिछले साल जब पेलोसी गई, उन्होंने पूरा ब्लॉकेट किया, अपनी पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भी उसके इस्तेमाल किए अपनी एक्सरसाइज में। हवाई जहाजों ने वो मीडियम लाइन पार की, ताइवान की एयर स्पेस को वायलेट किया। और वैसे ही अभी जब इनकी राष्ट्रपति ताइवान की गई थी सी वेन, उसने स्पीकर ऑफ हाउस अमेरिका में उसको मिली, क्योंकि चीन चाहता था कि ना मिले, तो फिर से उन्होंने वही एक तरह का युद्ध अभ्यास किया, बड़ा खतरनाक किया। रिसेंटली उसके हवाई जहाज और किश्तियाँ जो है वॉरशिप बहुत क्लोज आ गई, आई बॉल टू आई बॉल आ गई। तो उसका जो है कि उसका अगर हम एग्जांपल दें तो LAC के भी चीन बिल्कुल ऐसे आक्रमणिक पोस्चर रखेगा। और देखें उसने कितनी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली है। पेंगोंग सो तक उन्होंने अपनी मिलिट्री की स्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वहाँ पे बेस बना ली है। एक बहुत बड़ी शॉनी है, सारे सपोर्ट सिस्टम है उसके। एयरफील्ड जो है होतन और नगारी प्रीफेक्चर्स में, उनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पहले अब जो हमारा एडवांटेज था कि उसके हवाई जहाज इतना आर्मामेंट नहीं कैरी कर सकेंगे, फ्यूल नहीं कैरी कर सकेंगे, उसको बैलेंस करना था। अभी उसकी एयर स्ट्रिप्स लंबी हो गई हैं, वो उसकी डिसएडवांटेज उन्होंने ऑफसेट किया है। और मैं समझता हूँ उनके पास इस समय वहाँ पे साइलोस भी होंगे। तो ये हालात देखते हुए उसकी ये जो ये जिनजियांग मिलिट्री कमांड जो हमारे सामने होता है लद्दाख में, उसकी वो काफी तैयारी उन्होंने बढ़ाई है। और वैसे ही दूसरा है उधर तिब्बत से उनकी काफी काबिलियत उन्होंने बढ़ाई है। वेस्टर्न मिलिट्री थिएटर जो चीन का है, वो सबसे बड़ा थिएटर है, सबसे ज्यादा मतलब उसने इसी सेक्टर में रखा हुआ है। बेशक ईस्ट चाइना, ताइवान करके, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया करके, जापान करके उसको नंबर 1 प्रायोरिटी है चीन की। तो वहां पे उसका ईस्टर्न मिलिट्री थिएटर और सदर्न मिलिट्री थिएटर फेस करता है, उसका रोल वहां पे। बस एक आखिरी सवाल जो SVP सिंह सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहता था, क्या चीन का जो ये प्रेशर है, क्या वो भारत के ऊपर है या अमेरिका के ऊपर है? क्या दोनों देशों को और नजदीक लाएगा या आने वाले वक्त में भारत अमेरिका के खेमे में जाने को मजबूर होगा? हमें ये गुट निरपेक्षता छोड़नी होगी, क्या ऐसे हालात बन सकते हैं? देखिए राजेश, के हर एक देश के लाइफ में, हर एक देश की डेस्टिनी में ऐसे मौके और समय आते हैं कि एक ऐसी डिसीजन, ऐसा फैसला करना है कि उसके इंटरेस्ट परमानेंट सर्व हों, और नो परमानेंट फ्रेंड्स बट परमानेंट इंटरेस्ट। अभी जो इस समय चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर आया है, और जो हम रूल बेस्ड ऑर्डर बोल रहे हैं, जो कि चीन रिस्पेक्ट नहीं करता, इंटरनेशनल लॉ नहीं रिस्पेक्ट करता, तो रूस यूक्रेन के हालात ने एक बहुत ज्यादा और मुद्दे सामने लाए हैं। अभी भारत की क्या पोजीशन है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रूस की लड़ाई में भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, एक तरह का मीडिएशन ऑफर भी किया हुआ है। और रूस की पोजीशन ऐसी है, बेशक भारत का टिल्ट उनकी तरफ है, हम न्यूट्रल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज की है, पर रूस से हमें जो मिलता है बेसिकली हमारा प्रिंसिपल मिलिट्री सप्लायर, आर्मामेंट्स, स्पेयर्स, वो उसमें अभी कठिनाइयां आ गई, क्योंकि रूस की अपनी प्रोडक्शन उसके चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। और ये जो लड़ाई की हालात है इस समय, देखते हैं ये काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का कामयाब होता है कि नहीं होता। अगर फेल हो जाता है, हो सकता है कि लड़ाई क्लोजर पे आ जाए, नहीं तो ये कुछ समय चलती रहेगी। और अगर मैं इसको मद्देनजर में रखूं तो अमेरिका हमारे को अपना रहा है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, साथ में उसमें भारत के इंटरेस्ट सर्व होते हैं। कैसे? इंडो पैसिफिक में हमारा भी साउथ चाइना सी में इंटरेस्ट है, हमारा भी मलाक्का स्टेट के अंदर डोमिनेशन रखने का इंटरेस्ट है, जो कि चीन हमें वहां पे चीन
चाहता है कि वो रखे मलाक्का स्टेट को डोमिनेटेड। और फिर इंडियन जी ओशन जो है, मेजर पोर्शन इंडियन ओशन का चीन ने भी उसके ऊपर डोमिनेशन और अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पैदा कर लिया है। मलाक्का ओके स्टेट से लेके गल्फ ऑफ एडन तक, पर्शियन गल्फ तक, जिबौटी उसकी बेस है, जी गवादार उसके पास है। हाँ, इधर बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड है म्यांमार का। तो जी उसने अपनी डोमिनेशन पूरी की है। तो भारत की अभी जो काबिलियत है, उसको हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हम कर रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उसका फायदा ओके उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं अमेरिका के साथ इस समय हम पार्टनरशिप वाला हाथ लाते हैं, डिफेंस, फॉरेन, कमर्स और इकोनॉमिक। तो जी चीन अपने कदम जो है ना शतरंज के बोर्ड पे कंट्रोल रखेगा, उसका राजा ओके हिल नहीं सकेगा। बेगम तो उनकी होती नहीं, राजा नहीं हिल बिल्कुल सकेगा चेस बोर्ड पे, ना उसके पैदे हिल सकेंगे, कि उसको जी पता है कि भारत ने जो किया है लद्दाख में और अरुणाचल यंगसा में भी, कि हम घोड़े की चाल है शतरंज बोर्ड की, कि 2.5 कदम आगे रहेंगे। और मैं ख्याल ये जी शी जिनको पता होना चाहिए, जितनी भी उसकी काबिलियत है। एक देखो उसकी डेमोग्राफी देखो, चीन की जी एक एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है। तो वैसे ही उसके जो जी जवान आएंगे अभी, उसके पास लिमिटेड स्ट्रेंथ है उसके अंदर भी। और ओके जब हम बोलते हैं डेमोग्राफिक एजिंग पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है चीन को। देखे ना, बिल्कुल उसको अगर लड़ाई लगती है तो उसको एक अपनी प्रोडक्शन लाइन जारी रखनी है। तो फैक्ट्रियों में बिल्कुल भी उसको यंग पॉपुलेशन चाहिए। मेरी उम्र के इंसान तो नहीं काम करेंगे फैक्ट्रियों में जाके। तो ये एडवांटेज बिल्कुल भारत का बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत है। एक और मैं बताऊंगा कि भारत को भी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेटिकली लेना चाहिए। जैसे तिब्बत का इश्यू है, जैसे हांगकांग जी को सपोर्ट देना चाहिए, जैसे ताइवान को लेटेंट सपोर्ट देना चाहिए। और जी जो व्यापार है, ट्रेड, उसमें हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और जितनी हमारी बिल्कुल डिपेंडेंसी सर है चीन के ऊपर इकोनॉमिकली, उसको कम करना चाहिए। ये हम कोविड के दौरान में भी ये कदम हम ज्यादा हद तक नहीं उठा सके हैं। और ये बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर डिफेंस का ही नहीं है, हर प्रकार का है, इकोनॉमिक है, आत्म ट्रेड है, अपनी एजुकेशन, हेल्थ है। और ये सब चीजें जी बहुत जरूरी है फौज की उचित स्थान प्राप्त करने के लिए। और जी मैं बोलता हूँ कि हमें एक आर्मामेंट एक्सपोर्टर बहुत बड़ा बनना चाहिए आने वाले समय में। बनना जी, उससे काफी फायदे भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, इतने अच्छे से इन चीजों को समझाने के लिए। क्योंकि 15 तारीख को ही गलवान में जो हिंसा हुई थी उसको 3 साल पूरे हो जाएंगे, और शायद जो बातें आपने कही इसका संज्ञान भारत सरकार भी लेगी और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद।